हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है दिव्य संकल्प आईएएस के अंदर। और कैसे हैं गाइस आप? आई होप के वीडियोस आपको प्रॉपर मिल रहे हैं और आपको ज्ञान वर्धन काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा। और जो साइंस की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हम उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी स्कोरिंग है, उनको हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो है जो ऑर्गेनिज्म का जितना भी है किंगडम में कैसे क्लासिफिकेशन बढ़ा गया। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 5 किंगडम, 2 किंगडम, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रोचक रहने वाला आपका ये सेशन। तो इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छी चीज़ों को ग्रैब करिएगा। और हम शुरू करने वाले हैं फिर कंटिन्यू टॉपिक को फिर समझते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया कि जो जीवों का अध्ययन शुरू किया गया टैक्सोनॉमी के अंदर, और उसके बाद पर्सन जिसका नाम है कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जीवों को बताया कि उनके दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द एनिमल किंगडम, अदर इज द प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके साथ एक चीज, अगर इतिहास की बात करें तो एरिस्टोटल, जिसको अरिस्टो भी कहते हैं, उसको फादर ऑफ ज़ूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसने जो एनिमल्स के बारे में काफी डिटेल्स के अंदर लिखा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है। उसके अलावा थियोफ्रेस्टस यानी कि अगर हम बात करें अरिस्टोटल ने इसको फादर ऑफ ज़ूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो इसने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया। लेकिन एक और पर्सन, हिज नेम वाज थियोफ्रेस्टस, इसने प्लांट स्पीशीज के बारे में डिटेल दिया। तो प्लांट स्पीशीज के बारे में इसने काफी अच्छा डिटेल में दिया, और इसलिए इसे फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ ज़ूलॉजी कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको समझने के लिए। उसके बाद फिर हम एक और चीज को समझ के लेकर चलेंगे। अब क्या हुआ कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे बताया कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया। कैरोलस लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इसने, जिसके अंदर कहा गया कि 2 जगत प्रणाली में, वन इज एनिमल, अदर इज प्लांट। ठीक है, दे आर द 2 किंगडम्स, वन इज एनिमल, अदर इज प्लांट किंगडम। लेकिन लेटर ऑन अनदर पर्सन, एक और व्यक्ति जिसका नाम था हैकल, उसने कहा कि दुनिया में 2 नहीं है, दुनिया में 3 किंगडम है। ठीक है, ही गिव्स अनदर फिलॉसफी, उसने एक अलग से कंसेप्ट दे दिया कि दुनिया में 2 किंगडम नहीं, दुनिया में 3 किंगडम का कंसेप्ट रहेगा। तो नाउ द थिंग इज दैट के 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, 3rd किंगडम तीन जगत प्रणाली, तो 3 जगत प्रणाली या 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय द हैकल। तो इसका जो कंसेप्ट है, इट वाज गिवन बाय ई हैकल, जिसको हम एर्नेस्ट हैकल भी कहते हैं। तो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा था। तो अगर हम इसको देखें तो 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए हैकल का नाम आता है। अगर इसको पैटर्न को देखें, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन 3 जगत प्रणाली में का इंट्रोडक्शन गिवन बाय हैकल। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने बताया 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडिया किसने दिया। तो आंसर गोस टू हैकल। अब देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि दुनिया में 2 जगत नहीं है, दुनिया में 3 जगत हैं। क्योंकि इन द मेन टाइम माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का आइडिया मिल चुका था
तो इसने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे वो एज अ फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, यानी उनके पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही गुण अवेलेबल था, तो दे आर द इन बिटवीन, उन दोनों के बीच की कड़ी थे, ठीक है। और उसने कह दिया कि अब यानी कि खाली प्योर प्लांट या प्योर एनिमल नहीं है, कुछ ऐसे भी जीव है जो कि समटाइम्स से बिहेव्स लाइक अ प्लांट, समटाइम्स से बिहेव्स लाइक अ एनिमल। तो इनके लिए एक नया ग्रुप डेवलप किया गया और वो जो नया ग्रुप था इट वॉज अ प्रोटिस्टा। तो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थर्ड किंगडम दिया गया था वो था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एक और किंगडम जो कि डिफाइन किया गया था बाय द हैकल के द्वारा, और इट हैज अ फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है। और प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसके अंदर जो प्रोटोजोआ है वो भी इसके अंदर ही आने वाले हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर द एग्जाम्पल इज यूग्लिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूग्लिना जो है एक प्रकार की शैवाल है, एल्गी, ठीक है। तो यूग्लिना या एल्गी जो होता है ये बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के अंदर, विच हैज अ फीचर ऑफ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। यानी ये एक ऐसा जीव है, अगेन इज अ माइक्रोस्कोपिक वन, और इसको तालाब के पानी में पाया जाने वाला जीव होता है। और ये क्या करता है, इट हैज अ क्लोरोफिल होने के कारण दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये यूग्लिना जो है कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ये बनाते हैं। ठीक है। तो कैन सिंथेसाइज इट्स फूड बाय द मीन्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाने वाली। लेकिन प्रकाश संश्लेषण अगर इसको नहीं मिले, यानी कि इफ डिवाइड ऑफ द लाइट, उसको प्रकाश नहीं मिलता, सिंथेसिस नहीं कर पाता, भोजन नहीं बना पाएगा। नाउ अब ये क्या कर रहा है, नाउ इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक द एनिमल्स, इट स्टार्ट्स ईटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। पानी के अंदर जो स्मॉल जो जीव जंतु है ये उनको ही खाना शुरू कर देगा, और दिस शोज द एनिमल बिहेवियर। तो यानी समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ फोटोसिंथेटिक वे में अपना फूड बनाएगा, और समटाइम्स शोज अ हेटेरोट्रॉफिक मोड, यानी बाय कंज्यूमिंग द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर, तो ये उनको भी खाना शुरू कर सकता है। यानी अगर इसको प्रकाश ना मिले, इसको अंधेरे में रखा जाए, तो देन इट स्टार्ट्स ईटिंग स्मॉल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर, एंड दिस शोज अ एनिमल बिहेवियर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल और प्लांट दोनों बिहेवियर को अपने साथ लेके चलते हैं, उनके लिए एक नया वर्ग आ गया, वो था प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा जो वर्ग है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हैकल। तो वो हैकल के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन कि हु इंट्रोड्यूस द प्रोटिस्टा किंगडम। तो इंट्रोड्यूस बाय द हैकल, उसने इंट्रोड्यूस किया था, या हु इंट्रोड्यूस द थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगेन हैकल इंट्रोड्यूस द थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। और द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन है, वो यूग्लिना। यूग्लिना जो कि एक प्रकार की शैवाल यानी कि एल्गी होती है, जो कि दोनों ही बिहेवियर शो करती है, समटाइम्स शोज द एनिमल बिहेवियर, समटाइम्स शोज द प्लांट बिहेवियर। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। तो गाइस मुझे लगा है कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और इसके साथ हम बढ़ते हैं और आगे। अब क्या हुआ, रिसर्च और आगे हुई। अब रिसर्च जब आगे पहुंचती है तो पता चला कि दुनिया में 3 नहीं है, दुनिया में 5 किंगडम है। दुनिया में 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया, और इसके लिए जो क्रेडिट जाता है एक पर्सन जिसका नाम था रॉबर्ट विटकर। तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसको हम 5 जगत प्रणाली का नाम भी देते हैं। राइट। तो 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बात जाती है रॉबर्ट विटकर की ओर। तो रॉबर्ट विटकर वाज द फर्स्ट पर्सन
who introduced five kingdom classification? Again, it's a very important question. और फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, यानी ये सबसे जो नवीनतम और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है, यानी कि इससे सब किंगडम, टू किंगडम, थर्ड किंगडम सब रिजेक्ट हो चुके हैं। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन चलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाइडली एक्सेप्टेड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी रॉबर्ट विटकर। अब हम देखें इसने क्या दिया। इसकी हम रॉबर्ट विटकर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो फाइव किंगडम्स रहने वाले हैं, तो फाइव किंगडम कौन से रहने वाले? सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन था वो है मोनेरा किंगडम से जुड़ा हुआ, मोनेरा किंगडम। ठीक है, हम हायरार्की से बढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले जो लोअर कैटेगरी का है वो है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के बाद नेक्स्ट जो प्रपोज हुआ था वो मोनेरा के बाद दैट वाज अ प्रोटिस्टा, जो कि हैकल ने दिया था। आप सब जानते हैं इसको, अभी हमने बात की। प्रोटिस्टा किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हैकल। देन प्रोटिस्टा किंगडम के बाद जो नेक्स्ट किंगडम इंपॉर्टेंट जो कंसीडर हुआ वो था फंगस, फंजाई किंगडम या फंगस किंगडम के साथ हम इसको डाल देते हैं। देन इसके बाद प्लांटे, किंगडम, एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम का मतलब है जंतु जगत, देन पादप जगत, देन कवक जगत, देन प्रोटिस्टा, एंड लास्ट वन इज द मोनेरा। Now you see Monera, Protista, Fungus, Plantae and Animalia. Now we have the five kingdom, or this five kingdom classification is given by the Robert Whittaker. ये रॉबर्ट विटकर के द्वारा दिया गया। अगर इस पैटर्न को हम समझते हैं, देखिए स्टार्टिंग जो होती है वो है लोअर से, लोअर ऑर्गेनिज्म से। लोअर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप था उसको रखा गया मोनेरा में। अब मोनेरा के अंदर पाए जाने जो जीव आते हैं मोनेरा जगत में, अगर हम देखें इसमें जो चीजें ध्यान देने वाली बात, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है। तो गाइस इसमें जो क्वेश्चन निकलता है पहला तो ये है कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये यूनिसेल्युलर है, यानी एक कोशिकी है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी कैटेगरी। सेकेंडली क्या है, दे आर द प्रोकैरियोटिक। ये भी आपसे सेल हमने डिस्कस किया है। फॉर प्रोकैरियोटिक, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको मिलेगा, दैट्स को असीम केंद्रीय कोशिका। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें असीम केंद्रीय कोशिकाएं हैं। पहला कि यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सेल कैसे मिलेगी, इसमें आपको प्रोकैरियोटिक मिलेंगे। सेकेंडली कि ये यूनिसेलुलर होती है मल्टीसेलुलर, तो आंसर गोस टू यूनिसेलुलर, ये एक कोश की जीव होती है। राइट, ये चीजें आपको माइंड में डालनी है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है, इसके एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें मोनेरा में जो एग्जांपल्स मिलने वाले हैं आपको, वो कौन से हैं? बैक्टीरिया। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इस कैटेगरी के जीव हैं। राइट, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है, नीले हरे शैवाल। और याद होगा हमने इसको डिस्कस किया था, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा माइकोप्लाज्म, वो भी मोनेरा जगत के ही जीव हैं, यानी मोनेरा जगत में आपको माइकोप्लाज्म भी मिलेगा। तो ऑल आर द ऑर्गेनिजम्स हु बिलोंग्स फ्रॉम द किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा में पाए जाने जो जीव होते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो एक कोशिकीय कंसेप्ट है पहला, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा ये प्रोकैरियोटिक नेचर होता है।
तीसरा जो है ये सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ऑल क्योंकि बैक्टीरियल कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, आज तक हमने कोई बैक्टीरिया नहीं दिख पाएंगे खुली आंख से, हाँ माइक्रोस्कोप से हम देख पाएंगे, राइट। या नीले हरे शैवाल हैं, नीले हरे शैवाल आपको मालूम होगा कि नीले हरे शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान देना है कि ये नीले हरे शैवाल जो होते हैं ये जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। और जो आपको मिलने वाले हैं नीले हरे शैवाल के अलावा आपको जो माइकोप्लाज्मा, ये भी एक बैक्टीरिया ही टाइप है और इसका स्मॉलेस्ट एनिमल सेल भी कंसीडर होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट जंतु कोशिका कौन सी है, तो इसको हम माइक्रोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, पीपीएलओ, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से नाम से, तो ये स्मॉलेस्ट एनिमल सेल कंसीडर हुई है। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। इसके अलावा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो हमने बताया, ये अब आप देखें कैसे आपका जो इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले जब धरती पर लाइफ उन्नत हुई तो उस लाइफ में अंतर्गत सबसे पहले अगर याद होगा हमने आपने सेल के अंदर डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं डेवलप हुई थी। प्रोकैरियोटिक में जब इनमें इवोल्यूशन हुआ तो दिस सेल्स डेवलप इनटू यूकैरियोटिक, तो ये जो है इसके बाद डेवलप किसमें होगी, यूकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोटिस्टा आएगा। तो प्रोटिस्टा के अंदर आपको जो चीजें समझनी है वो है ये यूकैरियोटिक हो गए, यानी ससीन केंद्रीय कोशिकाएं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने जीव जो है ये इनमें सेल्स कैसे होती है, तो यहां वाला दे आर द यूकैरियोटिक इन नेचर, और यूकैरियोटिक का मतलब ये वो सेल्स हैं इट्स हैव अ डिफाइनेड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस होते हैं, बिल्कुल डिफाइंड होता है, ठीक है, वेल प्रोमिनेंट डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड। तो ये इसका क्राइटेरिया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा गाइस, तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनको अच्छे से समझिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है इसमें से, और जिन्होंने ये वीडियोस अच्छे से समझ लिए, देख लिए और इनको माइंड में बैठा लिया, तो आप देखिएगा कि आपका कम से कम पीटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। यूपीएससी है, बीपीएससी है, जब पीसीएस कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो उन सब के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न को देखें। यूकैरियोटिक के अंदर यहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी ये भी क्या है, यूनिसेलुलर, ये भी एक कोशिकी है, ये भी एक कोशिकी है, राइट, ओके। और अब आप देखें कि जो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक नेचर है, सेम चीजें हैं, सर फर्क कितना आया, फर्क ये आया कि मोनेरा के अंदर ये सब प्रोकैरियोटिक थे और प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोटिक हो गए, बाकी इनका ऑलमोस्ट जो कंपोजिशन है वो सेम है, ये भी यूनिसेलुलर नेचर है और इनकी जो लाइफ है ये भी पानी के अंदर रहती है, जबकि जो हमारे मोनेरा थे ये हर जगह पाए जाते हैं। आपको मालूम बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ होती है, ये जो हमारे पास प्रोटिस्टास हैं ये अधिकतर जो तालाब के पानी में या जो लिविंग जो वाटर्स होता है वो पानी के अंदर पाए जाने वाले जीवों का समूह है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं, प्रोटिस्टा के बाद आती है बारी फंगस की। तो फंगस या जिसे कवक जगत कहते हैं, तो इसके अंदर जो जीव होते हैं इसमें आपको यूकैरियोटिक मिलेंगे, अगेन क्योंकि ये इवोल्यूशन हो रहा है तो ये सारे यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा वेरिएशंस मिलेगा, जो फंगस होती हैं ये यूनिसेलुलर भी होती हैं और कुछ मल्टीसेलुलर लेवल पे भी चली आती हैं, तो यहां पर ये आपको डिफरेंस मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है ये कंज्यूम्स फूड, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक मोड है इनका, हेट्रोट्रॉफिक मोड है यानी पर पोषण विधि, जिसके अंतर्गत ये कंज्यूम फूड बाय एब्जॉर्प्शन, यानी ये जो भोजन है ये एब्जॉर्प्शन पद्धति से ग्रहण करती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, आप सब जानते हैं एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण, ठीक है। तो अवशोषण टेक्निक से फूड को ये ग्रहण करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस विधि को हम सेप्रोट्रॉफिक मोड भी कहते हैं, ये भी आपसे
डिस्कस हुआ था जब हमने टॉपिक आपसे न्यूट्रिशन किया था। सेप्रोट्रॉफिक यानी कि जिसने ये सैप की फॉर्म में यानी कि ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं तो ये मटेरियल को लिक्विड में टर्न कर देते हैं और उसको बजाय उसको एब्जॉर्प्शन टेक्निक, क्योंकि दे डोंट हैव देयर माउथ पार्ट्स। फंगस के पास अपना माउथ पार्ट्स नहीं है। फंगस में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है गाइस, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि फंगस जो है इनको नॉन क्लोरोफिलस प्लांट भी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनको नॉन क्लोरोफिलस प्लांट यानी बिना क्लोरोफिल वाले पौधे, दे आर कॉल्ड नॉन क्लोरोफिलस प्लांट, यानी कि बिना क्लोरोफिल वाले पौधे कहते हैं इनको। क्योंकि आप सब जानते हैं जिनमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज फोटोसिंथेसिस। तो डू रिमेंबर फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट, क्योंकि अगर आपका फोटोसिंथेसिस जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर, क्लोरोफिल होता है, सो अपना फूड बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन क्लोरोफिलस प्लांट और खास करके जो फंगस होती हैं, ये कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल नहीं है इनके पास, इसके अपना फूड ये नहीं बनाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे? अब ये फूड लेने के लिए दे शोज द हेटेरोट्रॉफी मोड, जिसके अंदर सेप्रोट्रॉफी मोड शो करेंगे। सेप्रोट्रॉफी मोड में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जितना भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं या सड़े गले कार्बनिक अवशेष होते हैं, तो ये उनको एक सैप के फॉर्म में टर्न कर जाते हैं और देन दे स्टार्ट्स एब्जॉर्प्शन। क्योंकि आई टोल्ड यू दे डोंट हैव देयर माउथ पार्ट, दे हैव अ रूट साइज स्ट्रक्चर। तो उसके द्वारा ये उसमें से अपने न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है। अगर आप मॉइस्चर ज़्यादा है आसपास तो एनवायरनमेंट के अंदर, तो फंगस हो जाता है उसके। आपके पुराने अचार या मुरब्बे जो होते हैं उन पे फंगस आ जाती है। अब आप सोचोगे कि फंगस कहाँ से आ गई? फंगस क्योंकि आपने तो लिड तो बंद था, लेकिन जब कभी आपने यूज करने के लिड ओपन किया होगा तो इनके स्पोर्स होते हैं, बीजाणु, इनके जो स्पोर्स होते हैं दे आर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, और इफ दे फाइंड देयर सुटेबल मीडियम दे फॉल्स देयर, ठीक है, इन ओल्ड पिकल्स वगैरह में ये गिर जाते हैं एंड दे स्टार्ट जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन करके ही अपना उस मटेरियल को डिग्रेड कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो ये इसका एक रीजन है, ठीक है। तो पुराने अचार मुरब्बे या आपकी ब्रेड अगर कहीं गीली पड़ी है या आपने उसको यूज़ नहीं किया, अनकवर्ड रखा हुआ है, या आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो वी कैन से दैट जो आपका जो आटा होता है अगर गूंथा हुआ पड़ा हुआ है आपने, और उसके बाद वो खमीर बन जाता है, तो आटे का खमीर बन जाना अगेन इज अ पार्ट ऑफ द फंगस, यानी कि उसके अंदर ईस्ट जो फंगस होती है उसको खमीर में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट आया है क्वेश्चन कि नेम द फंगस विच इज यूज इन कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज। तो आप समझ सकते हैं कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज में जहाँ पर केक्स वगैरह बनाए जाते हैं या जहाँ पर आपका जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं खाने पीने का, तो उसके अंदर डॉग यानी कि खमीर जिसे कहते हैं बनाने के लिए हमें ईस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ईस्ट इज अ फंगस है जिसका इस्तेमाल हम इस पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और भी समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है फंगस से जुड़ा हुआ कि विच वन इज द एडिबल फंगस। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एडिबल फंगस कौन सी है। तो अगर हम बात करें एडिबल फंगस में, तो एडिबल फंगस में खाने योग्य फंगस में जो हमारा मशरूम होता है, ठीक है, मशरूम जो है इट इज नोन एज अ एडिबल फंगस। ये एक एडिबल फंगस के रूप में काउंट होता है, और इसलिए एडिबल कहते हैं क्योंकि इसका जो यूज है, ठीक है, खाने के पर्पज के लिए आप देखो एज अ वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। जो मशरूम होता है ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर ग्लाइकोजन एज अ रिजर्वायर फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल अपने भोजन के रूप में भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये आता है कि मशरूम जो है, ये जो फंगस होती है, इसको हमने एक तरफ बोल दिया नॉन क्लोरोफिलस। अब इसके अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं, तो हाउ कैन वी से दैट इट इज अ प्लांट। तो फ्रेंड्स इसका रीजन समझ लीजिए, हमने इसको प्लांट्स इसलिए डाला बिकॉज इट हैज अ सेल वॉल, इसको सेल वॉल होने के कारण हमने इसको प्लांट कैटेगरी डालेंगे, ठीक है। अब इट इज डिफरेंट मैटर कि इनकी सेल वॉल जो सेलुलोज की नहीं बनी हुई, क्योंकि नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन यहाँ की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन मटेरियल। इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है, फंगस की सेल वॉल ये काइटिन की बनी होती है,
ठीक है। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन मटेरियल, अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको माइंड में रखना है। उसके बाद गाइस एक और चीज को समझते हैं कि इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। एक चीज और इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है जो फंगस होती है, ठीक है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है जो कि इसकी लेयर है, राइट। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो इस्तेमाल होता है फंगस का वह मेडिसिन के अंदर, ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन एंटीबायोटिक। तो हम इसका एंटीबायोटिक में भी इसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक दवा के रूप में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनी थी वो कौन सी थी, आप सब जानते हैं, विच वॉज पेंसिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेंसिलिन, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है, और फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन थी। लेकिन ये किससे बनी, तो इट वॉज डिराइव फ्रॉम the first antibiotic by the Penicillium notatum। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेंसिलियम नोटेटम। तो पेंसिलियम नोटेटम से ये फर्स्ट एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। और तो ये पेंसिलियम नोटेटम वाज अ फंगस, ये फंगस है। तो अब क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिएगा एग्जामिनर का। क्वेश्चन ये है कि पहली प्रतिजैविक दवा किससे तैयार की, बैक्टीरिया से, वायरस से, या फिर उससे फंगस से, या किसी अन्य जीव। तो आपका आंसर जो जाएगा वो है पहला कि ये आपकी फंगस से तैयार हुई। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच फंगस, कौन से फंगस से तैयार की। तो आपका जो आंसर जाएगा वो है पेंसिलियम नोटेटम, इट्स द फुल नेम ऑफ द फंगस, तो उससे डिराइव की गई थी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन डिराइव्ड फ्रॉम द पेंसिलियम नोटेटम। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, जो कि एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली लेकर आता है, कि पहली प्रतिजैविक दवा किस वैज्ञानिक ने बनाई, ठीक है। तो इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। तो इसको फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी पहला व्यक्ति जिसने प्रतिजैविक दवाओं का आइडिया दिया था वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने ही आपकी पेंसिलिन दवा एंटीबायोटिक तैयार की थी और इसलिए इसको फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स का नाम दिया। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इनको भी आप अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो, एग्जाम में पूछी जाने वाला मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आने वाला है ये। तो ये हमने इसमें आपको आइडिया दे दिया इस दवा का, ठीक है, पेंसिलियम का। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि फंगस से और भी चीज़ें तैयार की जाती है, और भी खाली ये दवाई नहीं बनी है, और भी प्रतिजैविक दवाई एंटीबायोटिक्स से तैयार की जाती है। लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो इसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। तो फंगस के साथ जुड़े हुए हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताएं कि फंगस का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कहाँ यूज़ है। आपको मालूम है मशरूम के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, इसको मशरूम की खेती भी की जाती है, उसको आपको मालूम बेचा भी जाता है। इसका मार्केट में काफ़ी बड़ा इसका मतलब पार्ट है जिसको काफ़ी लोग अपनी आजीविका चलाते हैं मशरूम की खेती से। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि ये अच्छा सोर्स ऑफ फूड भी माना जाता है। इसके अलावा फंगस जो है इसका इस्तेमाल आप कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज में करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए आप ईस्ट यानी कि इसका यूज़ कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा खमीर बनाने का हमने डिस्कस किया, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं फंगस का। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें इसका एंटीबायोटिक के लिए यूज़ किया जाता है। प्रतिजैविक दवा बनाई हमने इसके अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये है कि प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं, प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिजैविक जो दवाएं होती हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रतिजैविक यानी जीव के अगेंस्ट, ठीक है। प्रतिजैविक दवाएं जो होती हैं
दीज आर दोज केमिकल्स या दोज मेडिसिन विच आर यूज या ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज यूज टू किल, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म और चेक द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो केमिकल्स विच आर डिराइव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव से तैयार होने वाले केमिकल्स जिसका यूज हम किसी दूसरे जीव को मारने या उसकी जो हम पॉपुलेशन को, ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो एंटीबायोटिक जो होती हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं या प्रतिजैविक जिसे कहा जाता है, केमिकल्स डिराइव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म and used to kill or check the growth of other organism। ठीक है, यानी एंटीबायोटिक से प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो किसी एक जीव से तैयार किए जाते हैं और किसी दूसरे जीव को मारने या उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने या नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रतिजैविक दवा के ऊपर, तो इसको जरूर माइंड में रखिएगा। इसके बाद आप देखें कि हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हायरार्की और बढ़ती आगे, देन फंगस से मोर इवॉल्व फॉर्म कौन से आगे? प्लांटे, यानी फंगस से ही किसका डेवलपमेंट हुआ बाद में? प्लांट्स का, ठीक है। तो फंगस के बाद प्लांटे आएगा। प्लांटे ऑफकोर्स आपके पास है, आपको मालूम है, इट्स मोर डेवलप फॉर्म, ठीक है। और मोर डेवलप से मतलब क्या होगा कि अगर हम देखें कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं पादप जगत जिसे कहते हैं, तो ये इसके अंदर आपको वेरिएशन मिलने वाला है। यानी ये सारे के सारे जो होंगे, दैट मीन्स ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों ही हैं, यूकैरियोटिक है, यानी ससीम केंद्रीय जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और आप सब जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं ये, इनमें बहुत सारे और इवोल्यूशन भी आगे होंगे, ठीक है। तो पहले तो अगर हम देखें सेलुलर बेसिस पे आधार पे, तो इट्स ए मोर इवॉल्व फॉर्म, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होगी, इट इज मेड अप ऑफ, जो है इट इज मेड ऑफ जो दैट्स को सेलुलोज से बनी होती है। अधिकतर केसेस में आपको सेलुलोज के द्वारा निर्मित सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। वेरिएशन भी हो सकता है इसमें, लेकिन सब में अधिकतर केसेस में सेलुलोज ही मिलेगा सेल वॉल में। एक चीज ये, दूसरा कि इनके अंदर आने वाले समय में इवोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा और इनके अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यूज भी आगे चलकर डेवलप होंगे। तो इनकी डिटेल्स होगी, पूरी डिटेल हम करेंगे। तो इसको आने वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम इसको डिटेल्स पार्ट में समझेंगे, प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो इनका क्लासिफिकेशन हम लेके चलेंगे। प्लांट्स को हम कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, तो हम अगर इनकी काउंटिंग करें तो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए काउंट करना, लेकिन हम इसको नटशेल में डिस्कस करेंगे कि दुनिया में इतने पेड़ पौधे हैं तो उनको हम किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, उसके पैटर्न को हम एक बार समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट होने वाला है आने वाले सेशन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की हैं ये काफ़ी आपको अच्छी लगी होंगी और बहुत बेहतर से आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। और इन्हीं उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल दिव्य संकल्प IAS को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं आपको वीडियोस अपलोडेड नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड माय नंबर मैंने उसमें लिखा हुआ है, तो आप उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और कुछ अगर चीज़ें समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक और इसी टॉपिक के साथ मिलता हुआ। क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल का विस्तृत जानकारी लेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने भाषा को यहीं पे विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।